मैं सबसे पहले सोशल मीडिया की बात इसलिए करता हूँ कि सोशल मीडिया जो है वो लोगों की आवाज़ है, वो आम लोगों की आवाज़ है। मसलन सबसे पहले मरियम नवाज़ ख़ान, ये वो मरियम नवाज़ नहीं है जिसे आप समझ रहे हैं, वो डायन है। ये बड़ी प्यारी और बड़ी रिस्पेक्टेबल जो है ना वो रिपोर्टर हैं सुप्रीम कोर्ट की। ये क्या कहती हैं? ये कहते हैं कि मुंह को खून लग जाए तो फिर शिकार की आदत नहीं जाती। अपने ही अवाम को हार्ड स्टेट के नाम पर गोलियां मारना, इंतशारी और दहशत गर्द साबित करना, कमजोर बयानिए घड़कर अपना दिफा करना, इशराफिया को साथ मिलाकर हर जुल्म को मामूल बनाना, इंतखाबात के नाम पर धौंस जमाना, जबर के जरिए अवाम पर हुकूमतें मुसल्लत करना और फिर इस सब पर अपने मोहरों से जश्न मनवाना। साहब, मुंह को खून की आदत लग चुकी है। बेहतर है शीशा तब्दील करने के बजाय चेहरे पर गौर करें। गलती पर सिर्फ शैतान अड़ता है। खुद को चंद सातों के लिए ही सही इंसान समझकर देखें। ये एक निहत्ती लड़की है और एक रिपोर्टर है सुप्रीम कोर्ट की, और क्या कुछ इसने जो है वो बयान कर दिया है। और बड़े बड़े जो जगहदारी या जोगादारी बनते फिरते हैं उनके मुंह पर तमांचा रसीद किया है। एक और अदाकार क्या कहते हैं सोशल मीडिया पे? वो कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि इदारे और एस्टेब्लिशमेंट वो अपनी पार्टी बना लें। ये कई दफा मैं वैसे रख चुका हूं आपके सामने, ये पॉइंट रख चुका हूं कि आप पार्टी बना लें और आप एक तरमीम करवा दें और आप जो है वो इलेक्शन लड़ें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि फील्ड मार्शल अयूब खान यूनिफॉर्म में वजीर दिफा बने थे। तो आप ये हुकूमतें गिराना, फिर लोगों को खरीदना, फिर पैसों का खर्चना, फिर तकल्लुफ करना इलेक्शन का, यानी इलेक्शन से पहले पिंडी का एक 2 नंबर MNA है बैरिस्टर जो है वो अकील, वो कहता है कि हम 13 में से 9 सीटें जो है वो जीतेंगे इलेक्शन से पहले, और वो 13 में से 9 सीटें जीत गए क्योंकि उन्हें बता दिया गया था। तो ये अपनी पार्टी बना लें, इलेक्शन लड़ें, और ये जो धौंस है, धांधली है, लोगों को इधर उधर करना है इमरान की। अब ये खबरें आ रही हैं कि ये खुद इमरान की तस्वीर लगवाते हैं, ये खुद फ्लेक्सिस पे नारे लिखवाते हैं और वो बंदे इनके होते हैं। वो जीतने के 24 घंटे के अंदर अंदर, चाहे वो वकील हों, चाहे वो ये कश्मीर के बंदे हों, चाहे वो गिलगित में बंदे हों, वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है वो दूसरी पार्टियों में चले जाते हैं। तो बेहतर यही है कि आप अपनी पार्टी बना लें और आपकी सबसे मुनज़्ज़म, सबसे मुसल्लह जो है वो पाकिस्तान में पार्टी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद न्यादी है। मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को जो पाकिस्तान में हैं, जो पाकिस्तान से बाहर हैं, वेरी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे एनालिटिक्स शो करते हैं कि मुझे सुनने वाले जो है वो ज़्यादातर मेरे बुजुर्ग हैं। अल्लाह पाक उनको कायम दायम रखे। अल्लाह पाक उनको किसी का, अपनी औलाद का भी मोहताज न करे और आलम नज़ा से पहले उनको तौबा की तौफीक अता फरमाए और वो तौबा करें, रोज करें। अल्लाह पाक सारा कुछ जो है वो मुआफ फरमा देंगे। 29 जुलाई 2026 का दिन, तारीख और दिन है आज बुध का। कुछ ताज़ा तरीन मुद्दे आपके सामने रखने हैं और ताज़ा तरीन आपके सामने खबरें रखनी है। मैंने आपको पहले बताया कि ये आम वीलॉग नहीं होता, ये एक पैकेज होता है जिसमें हिस्ट्री होती है, जिसमें मौजूदा हालात होते हैं, मुस्तकबिल होता है, अपने लोगों का रोना होता है। इसके अलावा दिल के फफोले
खोलने होते हैं। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि जो 2 से 3 हज़ार लोग मेरे फैन बन चुके हैं वो वीडियो को पूरा समाप्त करने की कोशिश किया करें, बेशक आवाज़ बंद करके रख दिया करें, तो गुजारा चैनल का हो जाता है। जो जिस्म और रूह का रिश्ता है वो कायम रहता है। वैसे भी इतने आला ज़र्फ जो है वो मेरे व्यूअर्स हैं जो चैनल को स्पॉन्सर भी कर देते हैं, उससे मामला जो है वो चलते रहते हैं। जो मुद्दे हम आज डिस्कस करेंगे पहले वो आपके सामने रख दूं। पहला मुद्दा हमारा होगा पाकिस्तान या जनरल आसिम मुनीर। वक्त आ गया है कि फैसला कर लिया जाए। पीटीआई ऑफिशियल ने भी अब ट्वीट कर दिया है कि जनरल आसिम मुनीर आए नहीं हैं बल्कि लाए गए हैं। जब उन्होंने खौफ का बुत तोड़ दिया है तो बड़ा कमाल किया है। दूसरा मुद्दा ये है कि डॉक्टर मुईद पीरजादा ने जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत के 2 पहलू उजागर किए हैं, वो आपके सामने रखने हैं और बिल्कुल परफेक्ट हैं, इसलिए आपके सामने रखने हैं। अल्लाह करेसी, ये वो निज़ाम है जिस पर पाकिस्तान 78 साल से चल रहा है। मादी का एक किस्सा आपको सुनाना है। और फिर बेनज़ीर एयरपोर्ट अब तो शिफ्ट हो गया इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। हमें पहले भी इतराज़ था कि बेनज़ीर एयरपोर्ट क्यों है, कौन से तीर मारे उसने। बहरहाल अब इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, लेकिन जो पुराना एयरपोर्ट था वहां पे एक पाक रूह का साया है। उस साए पे एक तहरीर आपको बतानी है और वो साया किसका है। लेकिन सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है वो है कि जनरल आसिम मुनीर की जो शख्सियत है उसके जो है वो 2 पहलू हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूं। नाम नहाद आज़ाद कश्मीर में होने वाले कत्ले आम पे बात करते हुए मुईद पीरजादा ने बिल्कुल सही कहा। क्या कहा? जनरल आसिम मुनीर की शख्सियत के 2 पहलू हैं। नंबर 1, ताकतवर ट्रंप और सेंट कॉम के सामने झुक जाओ, उल्टे लेट जाओ। और नंबर 2, कमजोर के ऊपर बंदूक और डंडा उठा लो, अपना हक मांगे तो मार डालो। बिल्कुल 100%। ये 2 पहलू हैं। जिस तरह फिल्मों में डायन का मेकअप बारिश में उतर जाता है और अंदर से बदसूरत डायन की असल शक्ल सामने आ जाती है, वैसे ही जर्नैलों के साथ हुआ है। उनका रंगो रोगन उतर गया है और असल रूप और किरदार सामने आ गया है। ये 2 पहलू जो है वो रखे हैं डॉक्टर मुईद पीरजादा ने और बिल्कुल परफेक्ट है। अगर अमरीकी वजीर खारजा से ये मिले तो इनके हाथ बंधे होते हैं और छुप छुप कर डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच करें तो वहां पत्नी क्या पोजीशन होती है सामने नहीं आई, लेकिन अपने लोगों के साथ जो कुछ वो करते हैं वो आपके सामने हैं। तीसरी जो है वो खबर आपके सामने, ये भी सोशल मीडिया से है। डी चौक में हमें जो है वो बता दिया गया, मुरीद के में हमें बता दिया गया, रावलाकोट में हमें बता दिया गया और मीरपुर में भी हमें बता दिया गया। ये जो आप लोगों के मोहब्बत के पेचश लगे हुए हैं, ये जो आपको तरानों के पेचश लगे हुए हैं, ये जो आपको नूर जहान के गानों के पेचश लगे हुए हैं, वो सारी की सारी गलतफहमी है और गलतफहमी थी। ये बिशारत राजा है, बहुत ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, कश्मीर से हैं और इस्लामाबाद में काम करते हैं। इन्होंने बड़ा अजीब इंकशाफ किया है। इन्होंने इंकशाफ किया है कि मीरपुर के एक हलके के जो अफसरान थे उन्होंने रिजल्ट मुरतब किया, सारा रिजल्ट बनाया और अब वो रिजल्ट देने जा रहे थे आरओ ऑफिस में और उनका प्रोग्राम था कि सुबह 6 बजे वो ये रिजल्ट आरओ ऑफिस में जमा कराएंगे। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही, रिजल्ट उनके पास था, बैलेट्स उनके पास थे, फॉर्म्स उनके पास थे, लेकिन टीवी पे नून लीग के उम्मीदवार की जीत का ऐलान कर दिया गया और वो एक दूसरे का मुंह देखने लगे क्योंकि उन्होंने अभी आरओ ऑफिस में रिजल्ट जमा नहीं कराया था, जो कि तरीक़ाकार है, सरकारी तरीक़ाकार। वहां पे जमा नहीं हुआ रिजल्ट, लेकिन टीवी ने जो है नून लीग के कोई तनवीर साहब हैं, उनका जो है वो उनकी जीत डिक्लेयर कर दी। ये बिशारत राजा ने इंकशाफ किया है। उसके बाद जो अगली खबर है वो ये कि ताहयात
इस्तिस्ना लेने वाले और ताहयात इस्तिस्ना देने वाले, ये दोनों जो है ये कौम के मुजरिम हैं और एक दिन इनको जो है वो हिसाब देना पड़ेगा। अब पाकिस्तान का निज़ाम कैसे चल रहा है 78 साल से और कैसे चलाया जा रहा है, इस पे एक दिलचस्प किस्सा आपकी नजर करना है। नवाब ऑफ कालाबाग मेरे पड़ोसी हैं, 12 किलोमीटर दूर इनका घर है, बोर बंगला। मलिक अमीर मोहम्मद खान मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर थे। अमरीकी कांग्रेस के अरकान उनसे मुलाकात के लिए आए। नवाब साहब की आदत थी कि वो लोगों के मसाइल बजाते खुद कचहरी लगाकर सुना करते थे। उनकी कचहरियां बड़ी मशहूर थी और मौके पर ऑर्डर देते थे जी, और इसमें कभी नागा नहीं होता था। अमरीकी वफ्द की मौजूदगी में भी ये कचहरी जारी रही और वो बगौर ये सब कुछ देखते रहे। नवाब साहब हमेशा इंशाल्लाह की जगह खालिस मियां वाली के लहजे में अल्लाह करे सी यानी अल्लाह करेगा कहा करते थे। चुनाचे वो किसी साइल की बिपता सुनते तो अजाले के लिए अहकामात जारी करने के साथ साथ शिकायत कुनंदा की तसल्ली के लिए अल्लाह करे सी जोर से कहते जाते। कचहरी खत्म हुई तो अमरीकी रुकन कांग्रेस ने पूछा, नवाब साहब ये हमने ब्यूरोक्रेसी सुना, हमने टेक्नोक्रेसी सुना, लेकिन ये अल्लाह क्रेसी कौन सा सिस्टम है? नवाब साहब ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह क्रेसी वो निजाम है जिस पर ये पाकिस्तान पहले दिन से चल रहा है। और इसमें सारा कुछ नवाब साहब ने बंद कर दिया। ये वो निजाम है अल्लाह क्रेसी। दहशतगर्दी खत्म कर दी जाएगी, बेरोजगारी खत्म कर दी जाएगी, दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी जाएगी, महंगाई पर काबू पाया जाएगा। अल्लाह क्रेसी। इन्होंने तो कुछ नहीं करना, इन्होंने तो लूटना है, इन्होंने तो खाना है, इन्होंने तो अपने अकाउंट्स मैनेज करने हैं, लिहाजा ये सारा कुछ अल्लाह क्रेसी। उसके बाद हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर हामिद मीर ने ब्रेक की है। हामिद मीर कहते हैं कि भुट्टो साहब जेल में थे। ज़ियाउल हक ने वली खान को ऑफर की कि वली खान जो है वो वजीर आजम बन जाए। वली खान ने ये ऑफर कबूल कर ली, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी, उन्होंने शर्त रखी कि मैं वजीर आजम बन जाता हूं, लेकिन आपने फौरन वर्दी उतारना होगी, 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराने होंगे, और अगर लोग दोबारा भुट्टो को वोट देते हैं तो आपने भुट्टो को निकालना होगा और वजीर आजम बनाना होगा। ये थे वली खान। तो जाहिर है फिर चिरागों में रोशनी न रही, आगे सारी हिस्ट्री है। और उसी वली खान का पोता एमल वली खान वो पेशावर से भागता है शिकस्त खाकर और पहुंच जाता है बलोचिस्तान, अपना पता चेंज करता है, पता नया लिखवाता है और वहां से एस्टेब्लिशमेंट के वोटों से वो सेनेटर बन के जो है वो पूरी कौम को भाषण देता फिरता है। उसके बाद हम अगली खबर पे चलते हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने कश्मीर के हालात को कवर करना शुरू कर दिया है। मीरपुर है, रावलाकोट है, और रात को बड़ा खूबसूरत एक इनकलाबी नौजवान वो शहीद हुआ। सुना है कि वो पीएचडी का तालिब इल्म था और वो नारा लगाता था, जवानियां लुटाएंगे, इनकलाब लाएंगे, और आखिरकार उसकी जवानी लूट ली गई। वो कहता था लुटाएंगे और लूटने वाले तैयार बैठे थे कि हम बिल्कुल लूटेंगे। वालिदैन का या बहन भाइयों का अंदाजा करें जिनका भाई पीएचडी का स्टूडेंट था और वो अपना हक मांग रहा था। बहरहाल अगलों ने उसको ज्यादा इंतजार नहीं करवाया और उसकी जो है वो जवानी लूट ली गई। अल जजीरा अब रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है, और अल जजीरा ने जो कम अज कम तादाद बताई है शहादतों की वो 20 जो है वो बताई है। उसके बाद हम अगली जो है वो खबर पे चलते हैं। अगली खबर ये है कि जो ऑर्डर दे रहा है गोली चलाने की और जो उस पे अमल कर रहा है
اور बेगुनाह लोगों पे, और वो जानता है कि ये लोग इंडियन एजेंट्स नहीं हैं, ये लोग मुल्क दुश्मन नहीं हैं, ये अपने हक के लिए खड़े हैं, तो आखिरत में इन दोनों के पास कोई जवाब नहीं होगा। ये उज़र ये नहीं माना जाएगा कि हम नौकरी कर रहे थे, हम तनख्वाह के लिए गोली चला रहे थे, हमें ऊपर से ऑर्डर था, ये बहरहाल जो है वो उज़र कबूल नहीं किया जाएगा। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा हमारा रूह का साया है, लेकिन जनरल आसिम मुनीर या पाकिस्तान, ये जो है अब यहाँ पे बात आ गई है। जनरल आसिम मुनीर अपने हाथों से 1971 की तारीख दोहरा रहे हैं, बल्कि इस बार हालात 1971 से भी ज्यादा सख्त होंगे। आसिम मुनीर ने कश्मीर पर पाकिस्तान का असूली मौकिफ रेजा रेजा कर दिया है। अब पाकिस्तान क़यामत तक कश्मीर का मुकदमा दुनिया के सामने कम अज कम पेश नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर में जनरल आसिम मुनीर ने जो जुल्म बर्बरियत बर्पा की है, वो हिंदुस्तान ने भी कभी अपने जेर इंतजाम कश्मीर में नहीं की। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कहता था कि हिंदुस्तान अपने जेर इंतजाम कश्मीर में लोगों को पैलेट गन से गोलियां मारता है, जो अंधा करती हैं, मारती वो भी नहीं है। लेकिन अब पाकिस्तान ने अपने कश्मीर में खुद स्नाइपर से लोगों को भून डाला है। यानी बात तजज़िया निगार कह रहे हैं कि 5 जून से लेकर गुज़िश्ता रात तक जो शहादतों की तादाद है वो 70 का फिगर क्रॉस कर गई है। बलूचिस्तान तकरीबन पाकिस्तान से अलहदा हो चुका है। क्वेटा कैंट से बाहर पाकिस्तान की फौज न कदम रख सकती है और ना ही क्वेटा कैंट से बाहर पाकिस्तानी रियासत की कोई रेट कायम है, ये सारे कह रहे हैं। गिलगित में ये हालात हैं कि वहां पाकिस्तानी फौज ने अक्सरियती जमात तहरीक इंसाफ से पूरा इलेक्शन छीन लिया और नफरत की काश्तकारी की। पाकिस्तान इस बार 2 लाख नहीं होगा, बल्कि अगर आसिम मुनीर का इक़्तिदार कायम रहा तो पाकिस्तान के सोवियत यूनियन से भी ज्यादा टुकड़े होंगे। अस्तग़फिरुल्लाह और मेरे मुंह में खाक। पाकिस्तान में हर हक गो शख्स पर हिंदुस्तानी एजेंट होने का फतवा लगा हुआ है, जबकि यहूद व नसारा और हिंदुस्तान के एजेंडे पर खुद पाकिस्तानी फौज चल रही है। यानी हर कोई गद्दार है, हर कोई गद्दार। लेकिन गजा पीस बोर्ड हो, इजराइल को तस्लीम करना हो, अमेरिका में लंच करने हो, ये कौन कर रहा है? ये कश्मीरी जॉइंट एक्शन कमेटी वाले कर रहे हैं, ये इमरान खान कर रहा है, ये आम पाकिस्तानी कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? उनके एजेंडे पे अमल दरामद। ये मुल्क ज्यादा देर कायम नहीं रह सकता, या तो ये मुल्क रहेगा या फिर जनरल आसिम मुनीर रहेगा। हमेशा जिंदाबाद वाले नारे बस चूरन और चूना है। यानी जो पॉलिसियां या जिस मकाम पे पाकिस्तान को पहुंचा दिया गया है, और आप यानी कहते होंगे कि मैं जनरल आसिम मुनीर पे बात करता हूं, तो क्योंकि मुझे पता है कि ये पूरा जो रजीम है, इसको लाए जनरल साहब, इसको चला जनरल साहब रहे हैं, हुकूमतें वही बनवा रहे हैं, इलेक्शन वही करा रहे हैं, इलेक्शन मैनिपुलेट वही कर रहे हैं, किसने कितनी सीटें लेनी हैं वही फैसले कर रहे हैं। बहरहाल वो अगर रहते हैं और ये पॉलिसियां जारी रहती हैं, पाकिस्तानियों को खून इतना सस्ता हो जाता है, तो फिर निज़ाम आपके सामने है कि निज़ाम कैसा होगा और पाकिस्तान की उम्र मजीद कितनी होगी। हम चलते हैं अगली खबर पे। अगली खबर ये, साबिर शाकिर साहब सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि हमारे बेशर्म और गोदी मीडिया ने जितनी कवरेज इंडिया में होने वाले काकरोचेस के एहतजाज को दी, उतनी कवरेज तो कश्मीर को दे दे। ये बड़े जो है ना, इनके जो है वो आंसू निकल रहे थे कि जो इंडियन सरकार है वो डंडे मार रही है, इंडियन स्टूडेंट्स को डंडे मार रही है। ये पतले हो रहे थे, इनके वजन गिर रहे थे,
कि ये जमहूरियत नहीं है, लेकिन कश्मीर में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या किया गया, और सिर्फ जिद और कुछ भी नहीं है। यानी ये आधे घंटे का मसला है, अगर कोई हल करने पे आए तो आधे घंटे का, लेकिन नहीं करना, झुकना नहीं है कि अगर झुक गए तो फिर जो 78 साल की अंपायर है वो धड़ाम से गिर जाएगी। यही बात मोदी सरकार कहती थी कि अगर धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो हमारा इमेज पाश पाश हो जाएगा, और हो गया, वाकई हो गया। नरेंद्र मोदी की वो पोजीशन नहीं रही। तो यहां पे सिर्फ जो है वो जिद चल रही है, और जो गोदी मीडिया है, जो जर्नैली मीडिया है, वो बार बार हमले कर रहा है कश्मीरियों पर। हम चलते हैं अगली खबर पे। और जावेद हाशमी, इन हालात में जावेद हाशमी चुप रहना जुर्म समझते हैं। उन्होंने कहा है कि जो खुद को मुहाफिज कहते हैं, जो कहते हैं कि हम इस मुल्क की सरहदों के मुहाफिज हैं, वो आज़ाद कश्मीर में क्या कर रहे हैं, उनको खुद सोचना चाहिए कि मुहाफिज और राहजन में क्या फर्क होता है। आखिरी खबर, ये खबर दी है जी असद तूर ने। असद तूर ने कहा है कि कश्मीर का जो टर्नआउट है, जो वोटिंग की शरह है, वो 40% दिखाई गई है, जबकि जमीनी हकायक ये है कि कहीं पे 40 इकट्ठे लोगों ने वोट नहीं डाला किसी पोलिंग स्टेशन पे। कल मैंने आपको बताया था कि 3 पोलिंग स्टेशन ऐसे थे जिन पे एक वोट भी कास्ट नहीं हुआ, और हस्बे मामूल इलेक्शन कमीशन ने, ये वो इलेक्शन कमीशन है जिन्होंने ज़िया का रेफरेंडम कराया, जिन्होंने अयूब और फातिमा जिन्ना के सदारती इलेक्शन कराए, जिन्होंने मुशर्रफ का रेफरेंडम कराया, ये वो इलेक्शन कमीशन है। क्योंकि पाकिस्तान में जो हर इदारा है वो अपनी साख खो चुका है। डॉक्टर आयशा सिद्दीका कल फरमा रही थी कि पाकिस्तान में कोई भी बड़ा बिजनेस नहीं चल सकता, क्योंकि जो फौजी जनता का कारोबार है, मसलन अब कोई खाद का कारखाना लगा है तो वो फौजियों से आगे नहीं निकल सकता। अगर कोई तेल की रिफाइनरी लगाए तो वो जर्नैलों की रिफाइनरी से आगे नहीं निकल सकती। लिहाजा लोगों को पता है, लोग इसलिए यहाँ पे ज्यादा तरद्दुद नहीं करते, ज्यादा खर्चा नहीं करते, और अपना जो सरमाया है वो पाकिस्तान से बाहर जाकर इन्वेस्ट करते हैं। आज आपको एक रूह का किस्सा सुनाना है। ये किस्सा है पुराना, लेकिन इसमें आपको पूरा पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान में सिस्टम किस तरह काम करता है, पाकिस्तान पे कौन लोग काबिज हैं, पाकिस्तान में आम लोगों की क्या हैसियत है, एक दाश्ता पाकिस्तान में क्या करती है, एक रखेल के कितने इख्तियारात होते हैं। और ये पूरी 78 साल से किसी के नाम आ गए, जनरल रानी का नाम आ गया, नूर जहां का नाम आ गया, इस खातून का नाम भी आ गया, लेकिन असल में ये दाश्ताएं पीछे होती हैं कोर लाल की तरह, जिस तरह वो जहांदार शाह की थी। तो यहाँ पे आपको एक रखेल और एक दाश्ता, जिसने जो है वो पूरा सिस्टम रोंदा पाकिस्तान का, और किस किस ने उसकी मदद की, ये आपने समाप्त करना है। एयान अली दुबई जाने के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहुंची, जिसका नाम उस वक्त बेनजीर एयरपोर्ट रखा गया था। वो वीआईपी लाउंज तक आई और अपना लगेज काउंटर पर रखा तो कस्टम हुकाम ने उसका बैग चेक करना चाहा। एयान अली ने लापरवाही से बैग खोला और इजाज चौधरी नामी कस्टम इंस्पेक्टर ने बैग में पड़े 2 कपड़े हटाए मादरत तो नीचे डॉलरों की गड्डियां पड़ी हुई थी। इंस्पेक्टर ने एयान अली से इस्तफसार किया तो उसने लापरवाही से कहा कि ये मेरे हैं। उसने कहा, मैडम मुझे ये रकम ज्यादा लग रही है, कमोबेश $5000 से ज्यादा कैश ले जाना गैर कानूनी है। फिर उसने गड्डियां गिनी तो वो $5 लाख थे। कस्टम इंस्पेक्टर ने अपने सीनियर को मुतल्ला किया और एयान अली को सोफे पर बिठा दिया। एयान अली को कोई परेशानी नहीं थी, उसके लिए ये रोज का मामूल था, लेकिन इजाज चौधरी के लिए ये मामूली बात नहीं थी। वो जानता था कि एयान अली हफ्ते में 2 मरतबा दुबई जाती है और उसके सामान की कोई खास चेकिंग नहीं होती।
اور کسٹم کا عملہ ہی اس کو ہینگر تک لے کے جاتا ہے۔ سینئر حکام آ گئے اور انہوں نے اعجاز چودھری کو ایک طرف لے جا کر کچھ سمجھانے کی کوشش کی۔ اعجاز چودھری اکڑ گیا اور اپنی قانونی پوزیشن بتانے لگا۔ نیز اس نے اس دوران سی آئی اے اور نارکوٹکس کے افسران کو بھی سی اے اے اور اینٹی نارکوٹکس کے افسران کو بھی مطلع کیا۔ دوسری طرف ایان علی بیزاری سے صوفے پر بیٹھ کر مسلسل فون پر بات کرتی رہی۔ اسی دوران کسٹم ہی کے کسی فرد نے میڈیا کو خبر دی اور چند گھنٹوں میں پوری میڈیا میں خبر پھیل گئی کہ مشہور ماڈل ایان علی $5 لاکھ سمگل کرتے ہوئے پکڑی گئی اور پکڑنے والا کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری ہے۔ بات چونکہ اب پھیل گئی تھی، لہذا کسٹم حکام کو بھی مجبور ہو کر سٹینڈ لینا پڑا۔ انہوں نے ایان علی کی سفری دستاویزات اور ڈیٹا کی انکوائری کی تو صرف ایک سال میں ایان علی 43 مرتبہ دبئی کا سفر کر چکی تھی۔ ایان علی نے دوران تفتیش اقرار کیا کہ وہ اپنے ذاتی اخراجات اور شاپنگ کے لیے ڈالر ہی لے کر جاتی تھی۔ یہ 43ویں مرتبہ پکڑی گئی تھی۔ جب اسے پوچھا گیا کہ اتنے ڈالر اس کے پاس کہاں سے آئے اور وہ ڈالر ہی کیوں لے کے جاتی ہے، تو اس کے پاس صرف ایک جواب تھا: یہ میری اپنی کمائی ہے۔ ایان علی کی گرفتاری کے فوراً بعد پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم نے اس کا کیس لیا۔ سردار لطیف کھوسہ اس کا وکیل بنا۔ ملک کے چوٹی کے وکیلوں نے بیٹھک کی اور مختلف قانونی نکات اور پوائنٹس اکٹھے کیے گئے۔ ان وکیلوں میں اعتزاز احسن بھی شامل تھے۔ انہوں نے ایان علی کے کیس کی پوری پیروی کی۔ ہر قدم پر وہ لطیف کھوسہ کو گائیڈ کرتے رہے، حالانکہ یہ 100% اوپن اینڈ شٹ کیس تھا۔ شریف خاندان کے میڈیا سیل اور زرداری مخالف صحافیوں اور تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا نے ایان علی کا نام زرداری سے جوڑا۔ ٹاک شوز ہونے لگے، پیپلز پارٹی کے لیڈروں سے سوال و جواب ہونے لگے تو وہ ٹاک شوز میں بالکل باولے ہو جاتے تھے۔ شرمیلا فاروقی سے لے کر شیلا رضا تک اور مصطفیٰ نواز کھوکھر سے لے کر سعید غنی تک نے مریم صفدر اور کلثوم نواز کے کپڑے اتار دیے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے کارکن سوشل میڈیا پر چھائے رہے۔ انہوں نے بھٹو تک کو قبر سے نکال لیا۔ آج بھی پیپلز پارٹی کے وزیروں مشیروں سے ایان علی کا پوچھا جائے تو انہیں دورے پڑ جاتے ہیں، ان کے منہ سے رال نکلتی ہے، وہ پاگل کتوں کی طرح کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں۔ بہرحال ایان علی کی گرفتاری سے اس ریاست اور اس کے اداروں کا اصل امتحان شروع ہوا۔ وہ جیل گئی، پھر جب پیشیوں پر آتی تھی تو پورے سرکاری پروٹوکول کے ساتھ میک اپ کر کے آتی تھی۔ اسے جیل کے 5 سٹار بیرک میں رکھا گیا۔ کمرے میں دنیا کی ہر سہولت موجود تھی۔ وہ منرل واٹر پیتی تھی اور ناشتے میں امریکن و چائنیز فوڈ کھاتی تھی۔ اسے ورزش کی ساری مشینیں مہیا کی گئیں۔ اس کا فون اور لیپ ٹاپ کسٹم حکام کے پاس تھا، لہذا اسے ایک اور فون دیا گیا۔ اس کی خدمت کے لیے پورے جیل کا عملہ وقف تھا۔ ایان علی کے پورے کیس اور قید میں سب سے زیادہ چاندی وکیلوں کی ہوئی۔ دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ فائدہ جیل حکام اور پولیس والوں کو ہوا۔ تیسرے نمبر پر میڈیا تھا، جس نے زرداری اور ملک ریاض دونوں سے لمبی رقمیں اٹھائیں۔ ساتھ شریفوں سے بھی زرداری کی مخالفت میں فائدہ اٹھاتے رہے۔ شریفوں سے بھی لگے رہے کہ ہم مخالفت کر رہے ہیں۔ ایان علی ملک کی تاریخ کی پہلی قیدی تھی جسے جیل میں 5 سٹار ہوٹل کی سہولیات دی گئی۔ ایسی سہولیات ذوالفقار علی بھٹو جیسے شخص اور نصرت بھٹو و بے نظیر بھٹو سمیت آصف زرداری اور نواز شریف تک کو نہیں دی گئی تھی۔ حتیٰ کہ جتنی بھی بڑی بڑی سیاسی شخصیات جیل گئی ہیں، انہیں یہ سہولیات
نہیں ملی۔ مریم صفدر سمیت جس کے پاس آدھے پاکستان کی پورن ویڈیوز ہیں اور آدھا لندن اس کی جائیداد میں آتا ہے، اسے بھی یہ سہولتیں نہیں دی گئی۔ دوران تفتیش جو کچھ ہوا اس سے ہر شخص باخبر ہے، لیکن اس سب کے بیچ جو سب سے زیادہ متاثر ہوا وہ کسٹم انسپیکٹر اعجاز چودھری تھا۔ اس کے افسران اسے ملامت کرتے، اس کے کولیگز اسے نفرت بھری نظروں سے دیکھتے۔ دوران جرح ایان علی کے وکیل اسے گالیاں اور جھڑکیاں دیتے، عدالت کے احاطے میں اسے دھمکیاں دیتے، اسے نامعلوم نمبروں سے کالیں آتی، اسے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جاتی، لیکن وہ اپنی جگہ کھڑا رہا۔ اسے ہر قسم کا لالچ دیا گیا، لیکن وہ کیس سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس کی ترقی روک دی گئی اور بجائے اس کے کہ اسے انعام دیا جاتا، اسے پابند کیا گیا کہ جب تک کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا وہ کسٹم کاؤنٹر پر خدمات نہیں دے گا۔ اس نے تمام ثبوت اکٹھے کیے اور عدالت کو دے دیے۔ جب فرد جرم لگنے کی تاریخ قریب آ گئی اور اسے بطور عینی گواہ پیش ہونا تھا، اسے اپنے گھر کے سامنے 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے قتل کر دیا۔ پولیس آئی اور اس کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی۔ چند دن میڈیا پر ہاہاکار رہی، پھر تھانہ وارث خان پولیس نے اس کے قتل کو ڈکیتی کی واردات قرار دے کر فائل بند کر دی۔ کسٹم حکام بھی بالکل خاموش ہو گئے۔ اس کی بیوی سر پیٹ پیٹ کر تھانوں عدالتوں میں دھاڑے مارتی رہی، لیکن اسے ہر طرف سے دھتکار دیا گیا۔ اس کے ساتھ اس کا کم سن بیٹا عدالتوں کے احاطے میں بدترین گرمی میں رلتا رہا، لیکن کسٹم حکام اور اعجاز چودھری کے ساتھی اس سے نظریں چرا کر ایک طرف ہو جاتے۔ اعجاز چودھری مر گیا تھا۔ عدالت نے ایان علی کو منی لانڈرنگ کیس میں اور اعجاز چودھری کے قتل کے FIR میں نامزد ملزمہ کی حیثیت سے بری کر دیا اور اسے پاسپورٹ واپس کر دیا۔ آج ایان علی دبئی کے سب سے مہنگے ترین علاقے میں رہائش پذیر ہے۔ اس کے پاس ڈوج کی سپورٹس کار ہے۔ پچھلے دنوں اس نے منی رولز رائس خریدی ہے۔ وہ 5 سٹار ہوٹلوں میں قیام کرتی ہے اور پام جمیرہ میں بیچ پہ نہاتی ہے۔ رہا اعجاز چودھری تو وہ قبر کے اندھیروں میں اتر گیا۔ اس کی بیوی اور کمسن بیٹا 3 مرلے کے مکان کی وہ سیدھا دیواروں پر اس کا عکس ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی شیو کا سامان اور تولیہ اور وردی اس کی بیوی نے سنبھال کر رکھے ہیں، لیکن اس نے فیصلہ کیا ہے کہ اپنے بیٹے کو کسٹم میں بھرتی نہیں کرائے گی۔ اس کے سنگی ساتھی اس کی خالی کرسی کو آج بھی دکھ سے دیکھتے ہیں۔ اعجاز چودھری کی روح اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ کی فضاؤں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کی موت کا سایہ آج بھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر سایہ فگن ہے۔ میں نے جب بھی اسلام آباد کے پرانے ایئرپورٹ سے سفر کیا، میں نے اعجاز چودھری کو محسوس کیا۔ میں نے اس کی بیوی کے ماتم اور آنسوؤں کو محسوس کیا۔ میں نے اس کے کمسن بیٹے کی سسکیوں میں دل میں محسوس کیا اور اس کے بابا، میرے بابا کی چیخیں کانوں میں محسوس کی۔ آج اسلام آباد کا نیا ایئرپورٹ بن گیا ہے۔ وہاں اعجاز چودھری کے موت کے سائے نہیں ہیں، لیکن وہاں کسٹم انسپیکٹر اب اعجاز چودھری والی غلطی نہیں دہرائیں گے۔ ایسا ہے میرے دیس کا قانون اور انصاف، ان اشرافیہ کی رکھیل، ان کے گھروں کی لونڈی۔ یہاں پہ داشتائیں، ایک PhD کو کشمیر میں گولی مار دی گئی اور ایک داشتہ وہ امریکی اور چائنیز فوڈ سے ناشتہ کرتی ہے، وہ جمیرہ ہوٹل میں تیراکی کرتی ہے، اس کے پاس روز رائس ہے اور یہ اس کی اپنی کمائی ہے، اپنی کمائی۔ پاکستان میں ان لوگوں نے ترقی کی ہے۔ ذرا ڈاٹ کنیکٹنگ کر لیں، اس وقت ایان علی اور اس وقت۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے
مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔